आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू रखे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पैराग्राफ 1 to 6 का अध्ययन किया। आज हम लोग पैराग्राफ 7 से लेकर के लास्ट तक चलते हैं। कंप्लीट पैराग्राफ 13 तक का अध्ययन करेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा बर्ट्रैंड रसेल हमारे अतीत और वर्तमान को किस तरीके से समझाया। इन्होंने बताया कि जब भी हम मानव के उन विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं जो मानवता का मदद किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, बहुत तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने बड़े विस्तार से हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं। From paragraph 7. Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रतापूर्ण होना सिखलाया है? The answer is easy. उत्तर आसान है, बहुत ही आसान है। Robins the English, not the American species, pick an elderly robin to death. अंग्रेज, अमेरिका का नहीं, अंग्रेज का यानी इंग्लैंड का रॉबिन पक्षी अपने अग्रज रॉबिनों को आजन्म चोंच से हल्के हल्के चूमते रहते हैं। यानी हमने यहाँ देखा जो रॉबिन्स है इन इंग्लैंड नॉट इन अमेरिका, या आपने एल्डरली यानी कि अग्रज जो होते हैं उन्हें टिल डेथ यानी मृत्यु तक आजन्म समझिए चोंच से हल्के हल्के चूमते रहते हैं। Whereas men, the English, not the American species, give an elderly man an old age pension. जबकि मनुष्य, ब्रिटेन निवासी, अमेरिका निवासी नहीं, अग्रज वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन देते हैं। Within the herd we are more friendly to each other than are many species of animals. अपने समूह में हम कई जानवरों की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति बेहद मित्रवत व्यवहार करते हैं या दोस्ती को निभाते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, परंतु उनके प्रति जो हमारे समूह से बाहर होते हैं, but in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by the moralist and religious teacher, our emotions are as ferocious as those of any animal. परंतु अपने समूह के बाहर के लोगों के प्रति जानवरों जितना ही बर्बर हैं। भले ही नैतिकतावादियों और धार्मिक पुरुषों ने जो भी हमें सिखलाया हो, बहुत सारे रिलीजियस टीचर, बहुत सारे नैतिकवादी लोगों ने हमें बहुत तरह की ज्ञान की बातें बताया। इन सब के बावजूद भी हम उनके प्रति वैसा रवैया अपनाते हैं जो जानवर से भी ज़्यादा बर्बर है, खतरनाक है। और इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। हमारी कुशाग्रता हमारी इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देती है। Our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. जितना अत्यंत जंगली जानवर को भी नहीं मिलता होगा। यानी हमारे जो इमोशंस हैं, कुशाग्रता है, हमें उस तरीक़ा से प्रेरित करती है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई जानवर जो है ना इस तरह से प्रेरित होता होगा। इट मे बी होप, उम्मीद की जा सकती है। It may be hoped, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail. हालांकि बहुत आश्वस्त होकर नहीं कि समय के साथ मानवीय प्रवृत्ति या मानवता का प्रभाव बढ़ेगा। यानी उम्मीद की जा सकती है, हालांकि बहुत आश्वस्त होकर नहीं, कि समय के साथ मानवीय प्रवृत्ति या मानवता का प्रभाव बढ़ेगा। बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोपिटियस, लेकिन अभी तो लक्षण बहुत शुभ नहीं लगते।
यानी कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मानव की यह एटीट्यूड जो है ना आगे की तरफ बढ़ेगी। संकेत तो ऐसा लगता है, अनुमान है कि मानव जो है ना मानवता को समझेगा। हालांकि लक्षण अगर हम देखें तो हमें नहीं लगता, यानी अभी तक जो हमने देखा है समझा है इन चीज़ों का अगर हम अध्ययन करें तो हमें नहीं लगता कि मानव जो है ना कुछ बेहतर करने जा रहा है। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to the help mankind। यह तय करते समय ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि किन विचारों ने मानवता को अधिकतम सहायता दी है। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। जिन विचारों को हमें ध्यान में रखना है उन्हें मोटे तौर पर दो प्रकार का बताया जा सकता है। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, एक तो वे विचार जो ज्ञान तथा तकनीक को योगदान करते हैं, एंड और दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, दूसरे वे जो नैतिकता तथा राजनीति से संबंध है। आई विल टेक फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक, मैं पहले उनके बारे में लिखूंगा जो ज्ञान तथा तकनीक के बारे में हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि वे सभी विचार जो मानवता का मदद किए। रसेल जो है ना उन्हें दो वर्गों में रखे। पहला वर्ग वह हुआ जो हमारे ज्ञान और तकनीकी के बारे में होता है, और दूसरा बातें वह होता है जो नैतिकता और राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञान और तकनीक को प्रारंभिक दौर को देखें जिसमें मानव ने कैसे डेवलप किया। उसके बाद नैतिकता और राजनीति तो हमारे नज़र के सामने हैं, आप प्रेजेंट में इसका खुद अध्ययन कर सकते हैं, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। The most important and difficult steps were taken before the dawn of history। इतिहास के प्रारंभ से पहले सर्वाधिक कठिन और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually। किस बिंदु पर आकर भाषा का जन्म हुआ यह अज्ञात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं कि इसका जन्म बहुत धीरे धीरे हुआ। Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। भाषा के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए आविष्कारों खोजों की जानकारी हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी। यानी हमारे मानव कालांतर में प्रारंभिक समय में जो भी डिस्कवरी किए, जो भी इन्वेंशन किए, अगर वह हम तक पहुंचा तो इसका श्रेय क्रेडिट भाषा को जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई तो एक ऐसा स्टेज होगा, बिंदु होगा जहां मानव जो है भाषा को निर्माण कर लिया होगा या भाषा उसके पास आ गई होगी। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के जीवन में प्रारंभिक दौर में भाषा का उपयोग बेहतर और बेहतर तरीके से हुआ। Another great step which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। एक और बड़ा कदम जो मानवता ने संभवतः भाषा के जन्म के पूर्व या पश्चात किया यानी कि बाद में किया। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। मैं समझता हूँ शुरू में इससे केवल जंगली खूंखार जानवरों को सोते समय
भगाया जाता था ताकि नींद लग सके। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन आग की गर्मी भी आरामदायक लगती होगी। प्रिजम्बली ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। शायद अनुमान है कि किसी बच्चे ने मांस का कोई टुकड़ा आग के लपटों में फेंक दिया होगा। बट वेन इट वॉज टेकन आउट इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन। उसे डांट भी पड़ी होगी, लेकिन जब उस टुकड़े को बाहर निकाला गया होगा तो उसका स्वाद भाग गया होगा और यहीं से भोजन पकाने का इतिहास शुरू हो गया। इस पैराग्राफ में हमने देखा द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने आग का उपयोग कैसे सीखा होगा। अनुमान है कि शायद कभी कोई बच्चा मांस के टुकड़े को आग के लपेटों में फेंक दिया होगा, उसे डांट भी सुननी पड़ी होगी, क्योंकि उन दिनों भोजन बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ करते थे। मानव के पास खेती बाड़ी का, घर, कपड़े, इन सभी की विधि व्यवस्था नहीं थी। वे खुद अपने जान पर खेल के जंगली जानवरों का शिकार करते थे और कंचे मांसों को खाया करते थे। चूँकि वे गुफा में रहते थे और दरवाजे पे आग जलाया करते थे, सोने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। शायद कोई बच्चा मांस का कोई टुकड़ा आग में फेंक दिया हो और उसे निकाल कर खाया गया हो, लेकिन स्वाद उसका बदला सा हो। और यहाँ से मानव को यह बात समझ में आई होगी कि हम किसी वस्तु को पकाकर खाएं तो टेस्ट बेहतर होगा, और इसलिए खाना बनाने का इतिहास शुरू हुआ। The taming of domestic animals, especially the cow and the sheep, must have made life much pleasanter and more secure. पशुपालन ने खासकर गाय और भेड़ का जीवन को सुखकर बनाया होगा, सुरक्षित भी। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempt to tame whatever animal their religion taught them to worship. यहाँ देखेंगे कुछ नृवैज्ञानिकों ने एक रोचक सिद्धांत दिया कि पालतू जानवरों की उपयोगिता क्या होगी यह मनुष्य नहीं जानता था, बल्कि लोगों ने उन जानवरों को पालतू इसलिए बनाया क्योंकि उनका धर्म उन्हें इन जानवरों को पूजा करने को कहता था। यहाँ जानवर को पालतू बनाने के पीछे कोई ग्रेट थीसिस नहीं है, विशेष बातें नहीं है। मानव ने जानवर को पालतू बनाया, हालांकि मानव को नहीं पता था कि किस जानवर में कौन सी क्वालिटी है। क्योंकि मानव तब तक धर्म का आविष्कार कर चुका था, विकास भी कर चुका था। वे सनातन धर्म से बिलोंग्स करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े की पूजा होती थी। तो जो जिस भगवान को मानता था उस भगवान से जुड़ा उनके सिंबल के तौर पे वो किसी न किसी एनिमल का पूजा करता था और उस एनिमल को वह पालतू बनाता था। द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डेड आउट। वे कबीले जो शेरों, मगरमच्छों की पूजा करते थे वे विलुप्त हो गए। While those to whom the cow or the sheep was a scared animal prospered, जबकि गाय या भेड़ पाने वाले कबीले जीवित रहकर फले और फूले। I like this theory and in the entire absence of evidence for or against it, I feel a liberty to play with it. मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूँ और पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में मैं इससे खेलने के लिए स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम को आप देखते हैं कि मानव जानवर को पालतू क्यों बनाया। क्या रियली में वह उसके गुणों को जानता था अपने मदद के लिए या धार्मिक दृष्टिकोण से। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष में हमारे पास कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मानव शुरू से जानवरों के बीच में रहता था। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिसकी एक्टिविटी उसे अच्छा लगा,
और वह उससे खेलता था। जैसे आप बच्चों में देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनिमल के बच्चों से घुल मिल जाते हैं। तो बचपन से किसी जानवर के साथ हमारी बचपन व्यतीत हुई होगी और शायद हमने उसको अपना पालतू बना लिया होगा। हालांकि परिस्थिति क्या थी इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. पशुपालन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार, which however introduced bloodthirsty practice into religion that lasted for many centuries. जिसने धर्म में रक्त पिपासु कर्मकांडों को जन्म दिया जो सदियों तक जारी रही। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनबलिज्म। उर्वरता संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों में नरबलि तथा नरमांस भक्षण कैनबलिज्म की प्रथा थी। यानी प्रारंभिक दौर में हम देखें तो उपज पाने के लिए मानव का ही बलिदान दिया करता था। मानव का जो है ना मांस खाया करता था। मोलोच would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. मोलोक, यहाँ आप मोलोक नाम सुन रहे हैं, यह एक ग्रीक के देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मोलोक खुश होते हैं तो उस साल फसलों की उपज बहुत अधिक होती है और इस मोलोक को खुश करने के लिए हमें अपने बच्चों का बलिदान देना पड़ता है। जैसे आप शुरू में ही जाने कि पहले के जो धर्म थे बहुत सारे कर्म कांडों को जन्म दे चुके थे। मानव सनातन धर्म में हर एक सिस्टम के लिए ईश्वर को मान बैठा था और उस ईश्वर को खुश करने के लिए कई ऐसे रास्ते निकाले गए थे जिससे मानव को खुद कष्ट दिया करता था। सो यहाँ पे देखेंगे मोलोक देवता फसलों को, जैसे आपने देखा, मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस he was allowed to feast on the blood of children. मोलोच देवता फसलों को उगने ना देते जब तक कि उन्हें बच्चों के रक्त का पान नहीं कराया जाता। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism. मैनचेस्टर के इवांजेलिकल्स औद्योगिक युग के प्रारंभिक दौर में इसी तरह का विचार रखते थे। When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जिसके अनुसार वे 6 साल के बच्चों को प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम लेते थे या उनसे काम करवाते थे। In condition that caused most of them to die, ऐसे वातावरण में कि जिसमें वे मर जाते थे। It has been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. आज यह पता चल गया है कि फसल उगेगी, कपास की वस्तुएं भी निर्मित होगी बिना बच्चों के रक्त से सींचे गए यानी सींचे हुए। यानी आज हमने कम से कम इतना तो डेवलप हो गए हैं, इतना तो हमारे माइंड में ये बातें आ गई है कि हम कल कारखाने चला सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें किसी निर्दोष का, किसी बच्चा का खून बहाने की ज़रूरत नहीं होगा। In the case of grain, the discovery took thousands of years. In the case of the cotton goods, hardly a century. अन्न के मामले में यह हजारों वर्ष बाद पता चला। कपास की वस्तुओं के मामले में ये 100 वर्ष से कम अवधि में पता चल गया। क्या पता चला? कल कारखाने के समय हम इतना डेवलप हो चुके थे कि 100 साल तक यह अवधारणाएं हमारी समाप्त हो गई कि हमें किसी की बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खेती के अगर क्रम में हम बातें करें तो हजारों वर्ष मानव जो है ना अपने ही बच्चों को बलि दे करके इन खेतों में फसलें उगाया करता था। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। इसलिए दुनिया के विकास तथा उन्नति के कुछ प्रमाण तो है ही। यानी चलिए
कुछ तो मानव को बुद्धि आई और इस तरह से हम तरक्की के मार्ग पर आए कि मानव मानव का खून नहीं बहाया। The last of great prehistoric invention was the art of writing, which was indeed a prequest of history. महान प्रागैतिहासिक खोज में एक था लेखन कला। यह इतिहास लेखन की एक पूर्व शर्त की तरह था। Writing like a speech developed gradually and in the form of picture designed to convey a message. It was probably as old as a speech, but from picture to syllable, writing and thence to the alphabet was a very slow evaluation. लेखन कला की अगर हम बातें करें तो लेखन कला बोलने की कला की तरह धीरे धीरे विकसित हुई। यह चित्रों के रूप में विकसित हुई जिसमें कोई संदेश छिपा होता था। इस अर्थ में यह बोलने की कला जितनी ही प्राचीन था, लेकिन चित्र लेखन से अक्षर लेखन और उसके बाद वर्ण तक एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया रही। यानी यहाँ पे हम लिखने के सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि लेखन कला अति आवश्यक था इतिहास को लिखने के लिए। यह इतिहास लिखने के पहले का यह लास्ट घटना है जहाँ से मानव ने इतिहास का शुरुआत किया। लेकिन सबसे पहले मानव के पास बोलने की कला थी जो काफ़ी धीरे धीरे डेवलप की। ठीक उसी तरह से राइटिंग भी इन्हीं कलाकृति बोलने के कला के तरह धीरे धीरे जो है ना डेवलप हुआ। शुरू में हम जो है ना चित्रलिपि के प्रयोग किए, उसके बाद हम चिन्ह लिपि के तरफ चले आए, फिर उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट तक पहुंचा जो लिखने के कला में हमारा अंतिम डिस्कवरी रहा। आज किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है। हालांकि ये सारे सिस्टम सारी प्रक्रियाएं काफ़ी धीरे धीरे हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। चीन में यह अंतिम प्रक्रिया कभी हुई ही नहीं। इट मीन्स चाइनीज भाषा में हम वर्णमाला का उपयोग नहीं करते हैं। आज भी वो चित्रलिपि और चिन्ह लिपि का प्रयोग करते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। हमने इस चैप्टर को भली भांति पूरा किया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हर सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मितव्यत व्यवहार करना सिखाया। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। उन लोगों के प्रति हमारी क्या एटीट्यूड होती है जो हमारे समूह से बाहर होते हैं, हमारी रवैया। What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? वे कौन से मुख्य दो विचारों का अवधारणाओं का कैटेगरी है जो मानव के विकास में मानव के मदद किए। Did language play a role in human development? क्या भाषा मानव के विकास में कोई भूमिका निभाया। How many languages do you know apart from your mother tongue? आप अपने मातृभाषा के अलावा कितने भाषाओं को जानते हैं। हैज इट हेल्प यू इन एनी वे? क्या यह किसी तरीके से आपका मदद करता है। यानी अधिक से अधिक भाषा की जानकारी क्या आपकी मदद करती है। इस तरह से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हुए। आंसर आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ से चैप्टर के कुछ नोट्स दिए गए हैं जो वर्ड मीनिंग को समझने के लिए यानी कि सिंपल भाषा में समझने के लिए इस चैप्टर को आपके लिए उपयुक्त होगा। आप चाहें तो इसको अध्ययन कर लें या डिक्शनरी कंसल्ट कर हिंदी मीनिंग ले सकते हैं। आफ्टर डैट ये लॉन्ग क्वेश्चंस हुए। लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आप इस चैप्टर को भली भांति समझिए और कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपका परिणाम आ सके। उसके बाद ग्रुप डिस्कस को देखेंगे, कंपोजिशन को देखेंगे, वर्ड स्टडी को आप देखेंगे, कुछ करेक्ट स्पेलिंग के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे स्पेलिंग नीचे दिए गए हैं जिसे करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स करेक्ट करना होगा आपको। आप बुक का मदद ले सकते हैं और इसे याद करें क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपने एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन यहाँ पे देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आई होगी। आप इसे बार बार अध्ययन करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह चैनल आपको 12, 11 और ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड पार्ट सभी चीज़ों को बारी बारी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा। ओके, थैंक यू।